Hello student, welcome you all. Basically this is the second part of third chapter, that is India's internal challenge. So we had already covered the points like the unrest in Punjab, Operation Blue Star, issues concerning East India, North and East India. Okay, so in this lecture we will see the three concepts, that is नक्सलिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म. ठीक है, तो हम नक्सलवाद, सांप्रदायिकवाद और प्रादेशिकवाद के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे. तो नक्सलिज्म से हम स्टार्ट करेंगे. तो नक्सलिज्म एक मूवमेंट है. ठीक है, वो कहाँ से शुरू होते हैं? वेस्ट बंगाल से. दार्जिलिंग एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक गांव है नक्सलबारी. तो इसी गांव के नाम से यहाँ से मूवमेंट शुरू होती है, इसलिए इस मूवमेंट का नाम जो है वो है नक्सलिस्ट मूवमेंट. यहाँ से आइडेंटिफाई होता है. सो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो नक्सलिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स होते हैं और लैंड लेबरर्स होते हैं ना, उनसे क्या करते हैं, उनकी ज़मीन का चार्ज ले लेते हैं. ठीक है, और वहाँ पर एक रेड फ्लैग पुट अप कर देते हैं और वहाँ उस एरिया को वो क्या करते डिक्लेयर कर देते हैं एज अ फ्री टेरिटरी. ठीक है, मतलब इंडिया इज़ अ, ठीक है, इंडिया की एक टेरिटरी है, बाउंड्री है. तो उस बाउंड्री से वो इन रीजन को अलग समझने की कोशिश करते हैं और वहाँ उस रीजन को, उस टेरिटरी को वो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं. तो ये सब शुरुआत कभी हुई थी? 1967 में हुई थी. सो इसी को मद्देनज़र रखते हुए या फिर इसी से ही इंस्पिरेशन लेते हुए इस मूवमेंट का हमने यहाँ पर एक नाम लिखा है, जिसका नाम था नक्सलिस्ट मूवमेंट था. ठीक है, तो मूवमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि to raise the voice against the exploitation of the farmers by the landlords and confiscate the land of the laborers and distribute it among the tenant. तो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स कौन होते हैं कि जिनके पास बहुत सारी ज़मीन उपलब्ध होती है. किस किस के पास 50 एकर्स, किसके पास 100 एकर्स, किन किसके पास तो 1000 एकर्स तक की ज़मीन उनके कब्जे में होती है. तो ऐसे लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं ना, मतलब उस जगह के मालक, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स होते हैं. तो वो क्या करते हैं, फार्मर्स को है ना लीज पर वो ज़मीन देते हैं और वहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए वो स्पेस अवेलेबल कर देते हैं. लेकिन फिर वो क्या होते हैं, उनका शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं. तो उनकी जो कीमत होती है, वो जो एक्चुअल कीमत होती है वो वहाँ पर उनको नहीं मिल पाती है. तो इसी के अगेंस्ट क्या हुआ था, ये एक्शन स्टार्ट हुआ था. ठीक है, तो यही उनका जो नक्सलिस्ट मूवमेंट था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो शोषण हो रहा है लैंडलॉर्ड्स के वजह से, उसको कम किया जाए और जो न्याय, मतलब जस्टिस है, वो वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए. लेटर ये मूवमेंट क्या हो गया कि ये अपनी जो मेन स्ट्रीम थी उससे भटक गया और इसने फिर टेररिज्म का यहाँ पर सहारा लिया. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, टेररिज्म का सहारा लेने से उनको जो अभी टेररिस्ट, तो हमें पता है कि उनके पास आर्म्स होते हैं, बंदूक होते हैं, ठीक है, ग्रेनेड्स वगैरह भी होते हैं. तो उनके साथ उन्होंने समझौता करके एक टेररिस्ट एक्टिविटी उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट कर दी. लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, टू प्रिवेंट एनी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड वेलफेयर पॉलिसीज फ्रॉम रीचिंग द कॉमन पीपल. ठीक है, तो उन्होंने गवर्नमेंट को ही यहाँ पर क्या किया, अपोज करना स्टार्ट किया. जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती थी, जो लोकल कॉमन पीपल होते हैं वहाँ पे रहने वाले पर्टिकुलर रीजन्स में, उनके लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उनकी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करती है. तो इनको ही उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था. द नक्सलिस्ट स्टार्टेड, क्या किया उन्होंने, फिर स्टार्टेड अ पैरेलल सिस्टम. ठीक है, बाय रिजेक्टिंग द डेमोक्रेटिक सिस्टम. तो इंडिया की अपनी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मतलब जो सरकार चलती है वो एक डेमोक्रेसी पर है. ठीक है, तो उन्होंने इस डेमोक्रेसी को रिजेक्ट किया और खुद से ही एक पैरेलल सिस्टम उन्होंने खुद के लिए एक डिज़ाइन करके वहाँ पर चलाना शुरू कर दिया. तो इसी से क्या होगा कि हमारे इंडिया को जो ना इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर सामना करना पड़ा. तो अभी वो कौन कौन से रीजन में था उसके बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे. फर्स्ट जो था वो वेस्ट बंगाल था, जिस जहाँ से ही ये शुरू हुआ था, हमने देखा था. ठीक है, दार्जिलिंग में एक नक्सलबारी गांव है. ठीक है, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में डिस्ट्रिक्ट में एक नक्सलबारी गांव है, वहाँ से शुरू हुआ था. तो फर्स्ट जो नाम है यहाँ पर लोकेट होता है वो वेस्ट बंगाल होता है. नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे तो फिर ये लेटर मूवमेंट एक्सप्रेस स्प्रेड टू ईस्ट गोदावरी इन आंध्र प्रदेश. तो ईस्ट गोदावरी से आंध्र प्रदेश तक का जो प्रदेश है, वहाँ पर पार्ट ऑफ विशाखापट्टनम,
करीमनगर इन तेलंगाना। तो ठीक है, यहाँ पर तेलंगाना का भी नाम आ जाएगा। अभी वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, अभी तेलंगाना हो गया। आगे आदिलाबाद, बक्सर, राजनंदनगांव एंड सुकमा इन द छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का भी यहाँ पर नाम आ गया। गढ़चिरौली, भंडारा एंड पार्ट ऑफ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो गया। नेक्स्ट बालाघाट एंड मंडला इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी ये एक्टिविटीज़ होने लगी। फिर एंड कोरापुट इन ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में भी। तो कितने नंबर ऑफ स्टेट हो गए? वेस्ट बंगाल 1, सेकेंड आंध्र प्रदेश, थर्ड तेलंगाना, फोर्थ छत्तीसगढ़, फिफ्थ महाराष्ट्र, सिक्स्थ मध्य प्रदेश एंड 7 उड़ीसा। ठीक है, तो इस 7 स्टेट्स में वो एक्टिवली अपना काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद की एक आर्मी बना ली थी। जैसे मैंने कहा था कि टेररिस्ट ग्रुप उन्होंने ज्वाइन किया था, मतलब उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था उससे वो भटक कर वो टेररिस्ट हो गए। और टेररिस्ट होने के बाद उन्होंने खुद से ही एक अपनी आर्मी बना ली, क्योंकि वो खुद को इंडिया का पार्ट नहीं मानते थे। जैसे इंडिया के पास खुद की इंडियन आर्मी है, तो उनको भी उनकी आर्मी चाहिए थी। तो उसका नाम क्या था? पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, PLGA। आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है चैप्टर के एंड में कि PLGA का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है उसका फुल फॉर्म? पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी। सो ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। जो ये आर्मी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही है हमेशा, क्योंकि वहाँ पर हम उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो फिर हमारे ऊपर मतलब क्या अपोज करते हैं। तो गवर्नमेंट से वो बात भी नहीं करते, कोई डायलॉग इस्टेब्लिश होने ही नहीं देते, इसलिए वो अभी तक कन्फ्लिक्ट उनका चालू है। लेकिन अभी हम अब सेकेंड यहाँ पर देखेंगे कम्युनलिज्म, मतलब सांप्रदायिकवाद। ठीक है, तो कम्युनलिज्म को अगर इस वर्ड को हम थोड़ा सा स्प्लिट करके थोड़ा सा जानेंगे तो यहाँ पर कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी का थोड़ा सा यहाँ पर एक बेस आ रहा है। तो कम्युनिटी मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर एक सांप्रदाय होता है जो एक आइडिया होती है, एक थॉट होता है, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू कम्युनिटी हो गई, मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, सिख कम्युनिटी हो गई, ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो गई। तो इस कम्युनिटी का क्या कम्युनलिज्म से संबंध है, इसके बारे में इस पॉइंट में बताया गया है। तो कम्युनलिज्म क्या है? एक सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। तो हमारी एकता है या फिर एकात्मता है इंडिया की, जो कंट्री की, उसको एक सीरियस थ्रेट है, इससे धोखा है हमें। तो एक यहाँ से स्टार्ट होते, कम्युनलिज्म एमर्जेस आउट ऑफ नैरो रिलीजियस प्राइड। ठीक है, रिलीजियस मतलब धर्म, धर्म का जो अभिमान होता है, ठीक है, उसी से क्या होता है, ये कम्युनलिज्म का यहाँ पर जन्म होता है। द ब्रिटिश सोड अ सीड ऑफ कम्युनलिज्म इन आवर कंट्री, पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजन हैव हैप्पीली लिव टुगेदर सिंस मेनी सेंचुरी। तो ये सब की शुरुआत किसने की थी? ब्रिटिशर्स ने की थी, उन्होंने ही ये बीज बोया था कम्युनलिज्म का। पहले क्या होते थे? पीपल्स ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स क्या करते थे? यहाँ से खुशी से रहते थे, एक साथ रहते थे, वो भी टुगेदर। ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द पीपल ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन्स लिविंग टुगेदर इन द कंट्री व्हाइल बीइंग ड्यूली प्राउड ऑफ देयर ओन रिलीजन। ठीक है, तो यहाँ पर लोग एक दूसरे के धर्म को एक जैसा समान भाव देते थे, और यहाँ पर हंसी मजाक से या फिर खुशी खुशी यहाँ पे एक दूसरे के साथ रहते हैं। बट वेन दिस प्राइड बिकम एक्सेसिव देन इट टर्न इनटू द बिगोट्री। ठीक है, जब ये प्राइड जो मतलब अभिमान है, अपने धर्म के प्रति का जो अभिमान है, वो जब बढ़ जाता है तो बिगोट्री मतलब कट्टरता। तो यहाँ पर कट्टरतावाद का यहाँ पर जन्म हो जाता है। ठीक है, मतलब हमारा ही धर्म सबसे अच्छा है, दूसरों का धर्म का कोई वैल्यू नहीं। ये एक बीज यहाँ पर बोया जाता है हर एक के मन में। ईच वन ऑफ देम बीइंग टू कंसिडर देयर रिलीजन सुपीरियर एंड अदर्स इन्फीरियर। देखो अभी अभी कहा ना मैंने, सुपीरियर एंड अदर्स इन्फीरियर, खुद का ही धर्म यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ है और दूसरों का निकृष्ट है, ऐसा यहाँ पर समझ में आ जाता है लोगों के, जब वो अपने धर्म को ही सबसे ज़्यादा महत्व देने लगते हैं तभी। तो दिस लीड टू द रिलीजियस फैंटेसिज्म। ठीक है, इससे ही क्या होता है, जो सांप्रदायिक कट्टरतावाद, यहाँ पर आप वर्ड्स लिख लेना, रिलीजियस फैंटेसिज्म मतलब सांप्रदायिक कट्टरतावाद। ठीक है, मतलब खुद के ही धर्म का हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर अभिमान रखेंगे। तो फैंटेसिज्म इज बेस ऑफ कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म का जो बेस है वो क्या है? फैंटेसिज्म। फैंटेसिज्म मतलब कट्टरतावाद। ठीक है, कट्टरतावाद ही क्या है? कम्युनलिज्म का बेस है। इट मेक द वन ऑब्लिवियस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजन डोंट ट्रस्ट ईच अदर। इससे क्या होता है कि जो हमारी राष्ट्रीय
राष्ट्रहित है वो यहाँ पर क्या होते हैं, खंडित होती है। और जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों के धर्मों पर यहाँ पर विश्वास रखना बंद करते हैं। दे बिकम द सस्पिशियस टू ईच अदर। वो दूसरे के, देखो सस्पिशियस ऑफ ईच अदर का है, मतलब वो एक दूसरे के तरफ मतलब एक संशय भाव से देखते रहते हैं। कोई ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट का यहाँ पर एग्जाम्पल हमें देखने मिलता है। ठीक है, कॉम्पेट्राइट्स फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन्स आर लुक्ड एट द एनिमीज। ठीक है, जो अगर हमारे धर्म का कोई दूसरे धर्म का कोई रीति रिवाज फॉलो कर रहा होगा तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एनिमी, मतलब दुश्मन हो जाएगा। इवन कमेंसलिटी और कमिंग टुगेदर ऑन अ फेस्टिवल बिकम रेयर। तो इसी की वजह से क्या होता है कि हम एक दूसरे के जो फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ भी पार्टिसिपेट करना कम कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट इट बिकम डिफिकल्ट टू फॉर एवरीवन टू come together and get organized for their demands and rights as a citizen। तो इससे क्या होता है, जब हम एक भारत के नागरिक है, ठीक है, सिटीजन मतलब नागरिक, हम भारत के नागरिक है, तो हमारे अगर कोई यहाँ पर फायदा हो रहा होगा तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर सरकार को हम अभी क्वेश्चन करेंगे कि कुछ चीज़ों के लिए हमें एजुकेशन में कमी हो रही है, हमें ट्रांसपोर्टेशन में कमी हो रही है, तो हम हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम एक आदमी खड़ा होकर अगर सरकार के अपोज में एक आदमी खड़ा हो जाएगा गवर्नमेंट के अपोज में, और उसने कोई डिमांड की तो सरकार उसके बारे में नहीं देखेगी। लेकिन अगर पूरी कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी इन द सेंस पूरे जो सिटीजन्स हो गए, ठीक है, हर सिटीजन में क्या, हर सिटीजन्स कौन होते हैं, हर जाति धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो यही सिटीजन्स अगर एक साथ खड़े होकर अगर कोई डिमांड करेंगे तो वहाँ पर गवर्नमेंट को अपनी बात सुननी ही होगी। तो ये चीज़ को यहाँ पर अफेक्ट होता है। तो फैंटेसिज्म मेक द पर्सपेक्टिव ऑफ द लुकिंग at event and people prejudice some people being to think of economic and social question also in the framework of their own religion। ठीक है, तो इसी से ही जो क्या होता है कि लोग अपने ही धर्म को सबसे ज़्यादा यहाँ पर मानना शुरुआत कर देती है। और जो इकोनॉमिक और सोशल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आर्थिक और सामाजिक जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको ही यहाँ पर क्या हो जाता है, धक्का लग जाता है। सम पीपल ऑफ द रिलीजन थिंक दैट सिंस दे बिलोंग टू द पर्टिकुलर रिलीजन, यहाँ से सम पीपल ऑफ द रिलीजन some people of the all religion think that since they belong to the particular religion they have no influence on politics। तो कुछ ऐसे जाति के धर्म के लोग होते हैं, उनको जो लगता है कि उनका जो प्रभाव है इन पॉलिटिक्स, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव, जो पॉलिटिक्स है राजनीति में उनका प्रभाव है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ऐसा उनको लगने लगता है। दे बिगिन टू बिलीव दैट दे आर बीइंग अनजस्टिसली। तो उनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। दे होल्ड द आइडिया दैट द गवर्नमेंट इज पार्शियल अगेंस्ट देयर रिलीजन। तो उनको यही लगता है कि जो गवर्नमेंट है उनके साथ पार्शियलिटी करती है, वो हमारे धर्म को यहाँ पर थोड़ा सा कम प्रेफरेंस देती है और दूसरों के धर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। इन सच कंडीशन दे बिकम टू सेंसिटिव अबाउट देयर रिलीजन एंड देयर को रिलीजन। तो वो क्या हो जाते हैं, वो लोग हम मतलब जहाँ पर अनजस्टिस होता है, जहाँ पर न्याय नहीं मिलता है, तो उनको लगता है कि गवर्नमेंट हमारे साथ पार्शियलिटी करते हैं। तो पार्शियलिटी करने के बाद लोगों को लोग क्या हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं खुद के धर्म के प्रति, और खुद के जो धर्म के जो भी थोड़े से जो भी विविध अंग हो गए, थोड़े से जाति वगैरह हो गए, उसके प्रति भी। इफ एनीबडी स्पीक्स अबाउट द पीपल ऑफ देयर रिलीजन इन, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ एनीबडी स्पीक्स अबाउट द पीपल ऑफ देयर रिलीजन और इंसल्ट द रिलीजियस सिंबल नोइंगली और अनलोइंगली, राइट्स ब्रेक आउट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंकिंग। तो क्या होता है, हम कभी दूसरे के धर्म के प्रति कुछ जानबूझकर, नोइंगली और अननोइंगली, मतलब जानबूझकर या फिर अनजाने में कुछ गलत बोल दिए, उनकी इंसल्ट कर दी, ठीक है, उनके रिलीजियस सिंबल पर या फिर उनके रिलीजन पर ही, कोई के धर्म पर या फिर कोई रिलीजियस मतलब धर्म का जो भी सिंबल होगा उसके ऊपर कोई गलत कमेंट कर दी, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि आंदोलन हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। ठीक है, hundreds of the innocent people are killed, public property worth crores of rupees is damaged। तो यहाँ पर लोगों की हत्या भी की जाती है, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, बस हम देखते थे, बस जला देते हैं, ट्रेन जला देते हैं, ठीक है, लोगों की प्राइवेट कार्स होती है, टू व्हीलर्स होते हैं, उनको ख़राब किया जाता है, उनकी तोड़फोड़ की जाती है, लोगों के घरों पर जाकर उनके शीशे वगैरह तोड़ दिए जाते हैं, घर के अंदर घुसकर मतलब पूरा सामान यहाँ वहाँ फेंक देते थे, ऐसी चीज़ें होने शुरू होती है। तो ये क्यों होती है, कम्युनलिज्म की वजह से होती है। तो ये एक सोच है कि हमारे धर्म को ही यहाँ पर थोड़ा सा दूजा भाव दिया जाता है,
तो ये सोच की वजह से इतना सब कुछ हो जाता है। तो पीपल, अभी यहाँ से पब्लिक पीस इज डिस्ट्रॉय, तो लोगों की जो शांति होती है, सामाजिक जो शांति यहाँ पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ड्यू टू द बिटर मेमोरीज ऑफ द राइट्स, तो ये जो कुछ बिटर मेमोरीज होते हैं, मतलब हमें अच्छे नहीं लगते, ऐसे कड़वे जो कोई मोमेंट्स होते हैं, मेमोरीज होते हैं हमारे, वो फिर क्या होता है, इस लोगों से क्या होता है, पीपल आर एंस्ट्रेंज फ्रॉम ईच अदर एंड म्यूचुअल ट्रस्ट रिसीव सेटबैक, तो यहाँ पर लोगों का एक दूसरे के ऊपर का जो विश्वास होता है यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो अभी इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसका सबसे जो मूल कारण है वो है ट्रस्ट है। ठीक है, तो ट्रस्ट बिटवीन द पीपल इज अ बेसिस ऑफ द को एग्जिस्टेंस, मतलब हम एक दूसरे के साथ किसके बेसिस पर रहते हैं। कोई दो धर्म, मतलब एक हिंदू धर्म का घर होगा, दूसरे उसके बाजू में क्रिश्चियन का होगा, उसके बाजू में एक मुस्लिम होगा, उसके बाजू सिख में होगा, तो चारों के एक ही बिल्डिंग में घर है, लेकिन वो एक दूसरे के भरोसे रहते हैं। ठीक है, वो उनका जो भरोसा होता है वो क्या होता है, एक्चुअली वो होता है एक दूसरे के ऊपर उनका विश्वास होता है कि नहीं, मेरा जो हमारे बाजू वाले हैं वो हमारे हमसे अच्छे व्यवहार में है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कही गई। इफ ट्रस्ट ब्रेक, तो ये अगर ट्रस्ट हम ब्रेक कर दें तो सोशल यूनिटी रिसीव सब लो, तो ये जो सामाजिक एकात्मता है ना, सोशल यूनिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हाउ कैन नेशनल यूनिटी इज अचीव विदाउट द सोशल यूनिटी, अगर हमारी सामाजिक एकता ही नहीं होगी तो हमारी नेशनल यूनिटी कैसे होगी। अगर समाज में ही हमें एक दूसरे के बारे में तिरस्कार की भावना होगी तो हम देश को कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, हम नहीं कर सकते। हेंस इट इज नेसेसरी दैट वी ऑल काउंटर दिस रिलीजियस कम्युनिज्म विथ ऑल आवर स्ट्रेंथ, तो इसी के लिए हमें क्या करना है, हमको एक साथ खड़े रहकर इसको अपोज करना है। कम्युनल जो कम्युनलिज्म है, इसके अलावा हमें उसके अपोज में खड़ा रहकर इसे हराना, ये सोच को हमें रॉन्ग प्रूफ करना है। फॉर दिस, अभी हमें क्या करना है, वी शुड मिक्स विद पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, हमारे दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनके साथ हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट द गुड प्रैक्टिस एंड आइडियाज ऑफ द ईच अदर, अगर किसकी कोई एक धर्म पूजा करता है, कोई एक धर्म जो दान देने में विश्वास रखता है, कोई धर्म होगा वो एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखता है, तो ये अच्छी चीज़ें जो होती है दूसरे धर्म से, वो भी हमें हमारे डेली लाइफ में जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें इसको इन्वॉल्व करना चाहिए। वी शुड बी एबल टू लुक एट एंड अंडरस्टैंड आवर इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम रैशनली, हमको हमारे जो इकोनॉमिक, जो हमारे आर्थिक और सामाजिक जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको भी हमें एक दूसरे के साथ खड़े रहकर ही समझना चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट मिक्स दिस क्वेश्चन विथ रिलीजन, हमको ये सामाजिक और आर्थिक जो हमारे क्वेश्चंस हो गए, हमारे प्रॉब्लम जो हो गए, उसको हम ये रिलीजन के साथ हमें नहीं जोड़ना चाहिए। वी शुड सर्च फॉर द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल रीजन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टर्बिंग रिलीजियस हार्मनी, दिस इज द ओनली वे टू पुट द एंड ऑफ द कम्युनलिज्म एंड स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी। ठीक है, तो इसके साथ ही क्या होता है, हमें हमारे जो क्वेश्चंस है वो रिलीजन के साथ मिक्स नहीं करना है, और जो हमारे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और जो हिस्टोरिकल रीजंस थे कि हम अभी ऐसे रह रहे हैं, लेकिन आप अगर सोचोगे कि 500 ईयर्स पहले हम कैसे रहते थे, 600 ईयर्स पहले हमारे हम जो दो धर्म थे उनके बीच में कैसा रिलीजन बॉन्ड था, कैसा रिलेशन था, ये चीज़ के बारे में हमें ढूंढना चाहिए। आपको एक मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमने अकबर और बीरबल के बारे में सुना होगा। अकबर कौन थे, मुस्लिम थे, और बीरबल कौन था, बीरबल एक ब्राह्मण था, मतलब हिंदू कम्युनिटी का था, लेकिन वो साथ में रहते थे। उन दोनों की जोड़ी आज भी फेमस है। तो हम यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब चीज़ें जो है वो ब्रिटिशर्स ने हमारे माइंड में रखी है, मतलब उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल किया। ठीक है, जो पाकिस्तान भी था, तो पाकिस्तान को भी यहाँ से हमें अलग करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने दोनों जो कम्युनिटी है उनके मन में ऐसा बीज बो दिया कि ये तुम्हारा दुश्मन है। तो जन्म से ही हम या मुसलमानों को हमारा दुश्मन मानते हैं, या फिर हम हिंदुओं को हमारा दुश्मन मानते हैं, या फिर हम सिखों को हमारा दुश्मन मानते हैं, या फिर हम क्रिश्चियन जो होते हैं उनको हमारा दुश्मन मानते हैं। तो ये जो भावना है, ये जो विचार है, इसको ही बदलने की सबसे पहली यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, अभी हम लास्ट पॉइंट पर यहाँ पर आएंगे, जो है रीजनलिज्म, मतलब प्रादेशिकवाद। अब ये प्रादेशिकवाद मतलब क्या हो गया कि रीजनलिज्म मीन्स हैविंग एक्सेसिव प्राइड अबाउट वन रिलीजन
सॉरी रीजन, ठीक है। हमने रिलीजन के बारे में पढ़ा कि एक धर्म के बारे में। अभी हम यहाँ पर एक प्रदेश रीजन के बारे में, मतलब रीजन इज व्हाट, प्रदेश। प्रदेश के बारे में अगर हमको अभिमान होगा, हमने रिलीजन में क्या देखा था कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का ही अभिमान था। यहाँ पर क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर रीजन का, एक प्रदेश का अभिमान यहाँ पर हमें देखना है। इट इज़ वन थिंग टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ एज अ बंगाली or a Marathi person. But if I think that because I am the Bengali or the Marathi, I am superior to other from the other province, it can be termed as a excessive रीजनल प्राइड, ठीक है। तो रीजनल प्राइड जो क्या है, यहाँ पर उन्होंने बेस्ट एग्जांपल दिया है कि एक बंगाली आदमी है और एक फिर एक मराठी आदमी है। तो इन दोनों के बीच में अगर बंगाली महाराष्ट्र में आएगा, कोई बंगाली आदमी वो महाराष्ट्र में आएगा, तो उसको कैसा लगेगा कि मैं अकेला हूँ और यहाँ पे महाराष्ट्र के लोग हैं, ठीक है। और तो उसका जो वर्चस्व था बंगाली आदमी का वो यहाँ पर कम हो जाता है। अगर ये मराठी आदमी वेस्ट बंगाल में चला गया तो उसे का क्या लगेगा कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कम है, तो हमारे हमको यहाँ पर क्या दूजा भाव दिया जाता है, ऐसा यहाँ पर सोचा जाता है। तो इसी से ही क्या होता है, इसी से किसका जन्म होता है, रीजनलिज्म का जन्म होता है, ठीक है। The love of one province turned morbid due to this kind of the excessive regional pride, ठीक है। तो मॉर्बिड मतलब क्या होता है कि उसको रोगी कहते हैं, रोगी, ठीक है। जो एक दूसरे के प्रोविंस, प्रोविंस मतलब प्रदेश, ठीक है। प्रोविंस एंड रीजन दोनों का मीनिंग क्या होता है, प्रदेश होता है। तो एक प्रदेश के बारे में अगर आपको प्यार हो जाएगा तो वो उसी प्यार का फिर ये रीजनलिज्म के वजह से क्या करते हैं, हम द्वेष करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो एक्सेसिव रीजनल प्राइड जो होता है कि उसी की वजह से हम दूसरों को तिरस्कार करते हैं। हम फिर कहते हैं ये महाराष्ट्रियन है, ये बिहारी भैया है, वो झारखंड का है, वो भोजपुरी है, ये साउथ के अन्ना लोग है, ऐसा गुजरात से गुजराती लोग है, कश्मीर के कश्मीरी है। तो ऐसा हम भेदभाव करना शुरू कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मतलब रीजन, जो जिस रीजन में जो लोग रहते हैं उसके वजह से हम एक दूसरे में भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है यहाँ पर। तो रीजनलिज्म थ्राइव्स ऑन रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट। तो यहाँ पर देखो हमें बहुत सारा यहाँ पर लॉस होता है, ठीक है। तो हमारे जो रीजनलिज्म थ्राइव्स ऑन रीजनल इम्बैलेंस, तो प्रादेशिक जो इम्बैलेंस होता है, हर एक प्रदेश में जो भी इम्बैलेंस होता है, किसके वजह से जो भी डेवलपमेंट वहाँ पर होती है, किस प्रदेश में ज़्यादा डेवलपमेंट होती है तो किस प्रदेश में कम डेवलपमेंट होती है। तो इसी की वजह से रीजनलिज्म का इसी से क्या कैसा कनेक्शन है उसके बारे में हम देखेंगे। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, जब हमें स्वतंत्र मिल गया था, ठीक है, तो क्या हुआ था, सम स्टेट्स अचीव more progress while some states remain the backward. For example, the state like the Maharashtra, Gujarat, Punjab, Tamil Nadu are developed economically. तो हमें जब भारत को स्वतंत्र मिला था उसके बाद क्या हुआ था, कुछ स्टेट जो थे उनको जो है ना मोर प्रोग्रेस की, उन्होंने अच्छी खासी उन्होंने प्रोग्रेस की, और कुछ जो स्टेट थे वो रिमेन बैकवर्ड, मतलब वो पीछे रह गए इस रेस में। तो उसके एग्जांपल यहाँ पर दिए गए, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इस स्टेट में जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो सबसे अच्छी है। एंड जो इंडस्ट्री भी है यहाँ पर के, ठीक है, यहाँ पर के इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली वो डेवलप हो चुके हैं। वेयर एज द स्टेट लाइक द ओडिशा, बिहार, असम रिमेन अनडेवलप इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली। अगर आप देखोगे जो इंडस्ट्रीज भी है वो ओडिशा, बिहार और असम में कम है, लेकिन गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में उनकी संख्या जो है वो ज़्यादा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द रिफॉर्म्स आर द फाउंडेशन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट्स होगी या फिर कुछ के कोई रिफॉर्म्स अगर आने होंगे, वो क्या करते हैं, उस स्टेट की जो प्रोग्रेस होती है उसको क्या करते हैं, फाउंडेशन देने का काम करते हैं। एज अ रिजल्ट द स्टेट दैट डेवलप इकोनॉमिकली कैन ऑल्सो प्रोग्रेस इन अदर एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ और कल्चर। अगर पर्टिकुलर किसी स्टेट की अगर इकोनॉमी अच्छी होगी तो वो क्या करते हैं दूसरे एरियाज में, अदर एरियाज में, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और कल्चर में भी वो क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। द स्टेट्स विच हैव नॉट डेवलप इन दिस मैनर रिमेन बैकवर्ड इन एजुकेशन एंड सिविक एम्यूनिटीज, ठीक है। ऐसे कोई जो स्टेट है तो वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो वो क्या कहते हैं, पिछड़े वर्गों में हो जाते हैं, मतलब पीछे निकल जाते हैं। वहाँ पर एजुकेशन भी नहीं हो पाती है, और जो सिविक एम्यूनिटीज़ है मतलब नागरिक सुविधा, जो नागरिक सुविधा है, कौन से हेल्थ है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, इन चीज़ों का भी वहाँ पर हमें अभाव मिलता है, ठीक है। द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द डेवलपमेंट अवेलेबल ऑफ पीपल इन द डेवलप्ड स्टेट्स आर नॉट पॉसिबल फॉर द पीपल इन बैकवर्ड क्लासेस। तो अगर पिछड़ा हुआ कोई राज्य होगा तो उसमें क्या होगी, जो अपॉर्चुनिटी होगी ना डेवलपमेंट की,
तो वो भी वहाँ पर कम होगी, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री भी नहीं हो पाएगी, तो वहाँ पर के लोगों को भी वहाँ पर रोजगार नहीं मिलेगा। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी वहाँ पर कम कम होगा। तो इससे कौन कौन से प्रॉब्लम हो गए, अगर एक डेवलप स्टेट है और एक अनडेवलप स्टेट है, तो दे आर हरास बाय द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, बैकवर्डनेस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी या फिर पावर्टी। ठीक है, वहाँ पर उनको शिक्षण नहीं मिलेगा, एजुकेशन, वो पिछड़े हुए फील करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पर रोजगार नहीं उपलब्ध होगा, और पावर्टी मतलब वहाँ पर गरीबी भी हो जाएगी। ठीक है, दे बिगिन टू थिंक दैट दे आर बीइंग चीटेड, दे आर बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट। उनको लगता है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, उनके साथ भेदभाव हुआ है, और जो बेनिफिट है ऑफ डेवलपमेंट, विकास करने के बाद जो बेनिफिट उनको मिलने वाले थे, उनसे भी उनको दूर रखा गया। ऐसा उनको क्या होता है, दे बिगिन टू थिंक, वो वहाँ पर ऐसा विचार करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द अंडर स्टैंडिंग बिटवीन द स्टेट इज ब्रोकन। तो जो स्टेट्स होते हैं दूसरे, महाराष्ट्र, बिहार होगा, उत्तराखंड होगा, तमिलनाडु, ऐसे जो स्टेट्स हो गए, उनके बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होते हैं, जो समझौता होता है या समझदारी का जो भाव होता है, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। दिस इन टर्न हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नेशनल यूनिटी। अगर लोगों में ही देखा हमने, जो रीजनलिज्म, रीजनल का देखा था, रिलीजियस एक्टिविटी में देखा, अगर लोगों में ही यूनिटी नहीं होगी, तो वो देश को क्या रिप्रेजेंट करेगी। सेम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम रीजन मतलब दो स्टेट्स हो गए ना, दो तीन स्टेट्स हो गए, उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, समझौता नहीं होगा, तो हम देश को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, द इकोनॉमिक इम्बैलेंस दैट हैज एंडेंजर्ड दिस अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू बी सेट राइट। आवर गवर्नमेंट मेक एफर्ट ऑन दिस डायरेक्शन। तो ये जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस होता है ना, उसको ही हमें समझने की थोड़ी यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, और जो गवर्नमेंट है वो हमेशा हमारी काम करती रहती है, लेकिन हमें हमें भी एक सजग नागरिक होने के जो हमारी जिम्मेदारी है, उससे हमें भागना नहीं चाहिए, हमें भी गवर्नमेंट का यहाँ पर साथ देना चाहिए। तो रीजनलिज्म कैन अफेक्ट डेवलप्ड एज वेल एज अनडेवलप्ड स्टेट। तो रीजनलिज्म जो होता है, प्रादेशिकवाद जो होता है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर डेवलप्ड स्टेट के लिए ही प्रॉब्लम नहीं होता है, वो अनडेवलप्ड स्टेट के लिए भी वहाँ पर प्रॉब्लम बन सकता है। द पीपल ऑफ द डेवलप्ड स्टेट बिगिन टू बिलीव दैट दे आर सुपीरियर ड्यू टू देयर सुपीरियर हिस्ट्री एंड कल्चर। ठीक है, जो डेवलप्ड स्टेट होगा तो उनको क्या लगेगा कि हम यहाँ पर सुपीरियर है, मतलब हम श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उनकी जो हिस्ट्री भी है और जो कल्चर भी, वो भी क्या है, श्रेष्ठ है, इसी की वजह से वो डेवलप है, ऐसा वो सोचना शुरू कर देते हैं। हेंस दे हैव डेवलप्ड दैट मच, क्योंकि वो वहाँ उतना उनके पास विकास हो चुका है, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं। ठीक है, देन दे बिगिन टू लुक डाउन अपॉन द पीपल ऑफ अंडर डेवलप्ड रीजन। तो वो क्या करते हैं कि जो अनडेवलप्ड रीजन होते हैं, उनको वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लुक डाउन यहाँ पर। ठीक है, लुक डाउन मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर वो उनको तुच्छ मानते हैं। दे आर नॉट विलिंग टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ द डेवलपमेंट विद द बैकवर्ड स्टेट्स। तो जो डेवलप्ड स्टेट होते हैं, जो उनके बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, तो वो जो बैकवर्ड स्टेट्स होते हैं उनके साथ वो शेयर करने की मंशा नहीं रखते। ऑन द अदर हैंड द पीपल फ्रॉम बैकवर्ड एरिया नीड टू अरोज देयर रीजनल आइडेंटिटी टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। जो रीजनल आइडेंटिटी है, जो बैकवर्ड क्लास, वो क्या करते हैं, जो रीजनल आइडेंटिटी है उसको वहाँ पर वो दिखाने का कोशिश करते हैं। फॉर दिस दे ट्राई टू अननेसेसरीली ग्लोरीफाई लोकल ट्रेडिशंस एंड कल्चर टू प्रूव देयर यूनिकनेस। तो उनकी जो विशेषता है, यूनिकनेस मीन्स व्हाट, विशेषता। तो विशेषता वो कैसे बताते हैं कि अननेसेसरीली ग्लोरीफाई करते हैं वो अपने लोकल ट्रेडिशंस को और कल्चर को, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसमें वो अपना दिमाग लगा देते हैं। तो वो उनको अगर लगेगा कि ये हमारी विशेषता है, इसके लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंसल्ट होता है एक प्रकार का, एक स्टेट का दूसरे स्टेट से, जो लोग होते हैं उनके बीच में। दिस लीड टू द रीजनलिज्म। तो इसी से क्या होता है, रीजनलिज्म मतलब प्रादेशिकवाद का जन्म होता है। समझ में आ रहा है? द एंडेंजर्ड नेशनल यूनिटी। तो इससे हमारी जो नेशनल एकात्मता है, राष्ट्रीय एकात्मता, वो यहाँ पर खतरे में आ जाती है। द एविल ऑफ रीजनलिज्म कैन बी टैकल बाय द रिड्यूसिंग द इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, जो कि है डेवलपमेंट। जो पिछड़े हुए राज्य है, उनको थोड़ी सी मदद की जाए, जो डेवलप राज्य है उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के। ठीक है, तो हमने इस तीन कंसेप्ट को यहाँ पर समझ लिया। वी हैव स्टडी अ फ्यू चैलेंजेस दैट इंडिया इज फेसिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ सेवरल प्रॉब्लम लाइक द ओवर पॉपुलेशन,
क्लीनलेस एग्रीकल्चर एंड द प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर, पावर्टी, हाउसिंग एंड फूड। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्रॉब्लम्स अभी भी है जो हमें फेस करने हैं, लेकिन हमें कोई भी प्रादेशिकवाद में नहीं घुसना है, ना हमें हमारे जातिवाद में घुसना है, या फिर कोई नक्सलिज्म एक्टिविटी में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं उसमें हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो हमें हमारे जो प्रॉब्लम है, हमारी जो लोक संख्या है उसके बारे में, हमारी आजू बाजू जो स्वच्छता होती है उसके बारे में, हमारी जो खेती बाड़ी है, जो हमारे फार्मर्स है, जो गरीब है, ठीक है, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। उनके बारे में सोचते सोचते ही हमें इस देश को आगे बढ़ाना है। वी आर ट्राइंग टू ओवरकम दिस एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो यही जो प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम यही है, इनको हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। सो हम क्या कर सकते हैं, स्टेडीली प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक तेज़ी से यहाँ पर हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये चैप्टर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्चुअली ये, 9th स्टैंडर्ड में आपको दिया गया है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के बाद आप जब कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में जाने के बाद आप व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारा हेट्रेड फैलाया जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप फॉलो करते हो, और फिर क्या होता है वहाँ पर भी मतलब मिसगाइडिंग कंटेंट वहाँ पर मिल जाते हैं, तो लोगों को मतलब डाइवर्ट हो जाते हैं लोग यहाँ से, जो जो मोटिव होता है उससे वो डाइवर्ट हो जाता है, और फिर ये आतंकवादी वगैरह वहाँ से जन्म लेते हैं, ठीक है। आतंकवाद मतलब कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से नहीं होते। आतंकवाद एक आदमी है, ठीक है, उसका रिलीजन से कोई नाता नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम आतंकवादी नहीं कह सकते, समझ में आ रहा है। ये कोर्ट का जजमेंट भी है, ठीक है। और आपको भी ये चीज़ याद रखना है, हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहना है, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर में हमें क्या देखना है, जो हमारी इकोनॉमिक फील्ड में हमारी जो प्रोग्रेस है उसके बारे में हमें नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पर पढ़ना है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर, ऑल्सो द एंड ऑफ द चैप्टर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो क्वेश्चंस थे वो भी बहुत इजी क्वेश्चंस है, सिर्फ नोट मेकिंग करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म पर आपको एक जो कॉन्सेप्ट्स आपके ओन वर्ड्स में आपको लिखना है यहाँ पर। और ऑपरेशन ब्लू स्टार हमने डिस्कस किया था, तो और उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। और फाइट कम्युनलिज्म विथ ऑल ओवर स्ट्रेंथ, तो इसके बारे में हमें एक रीज़न देना है, कारण बताना है कि हमें क्यों कम्युनलिज्म के बारे में कम्युनलिज्म से लड़ाई करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। और यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है इन तीनों का, ठीक है। इसको आप टेक्स्ट बुक में अपने ढूंढ लेना, ठीक है। और ये भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन जो पास हुआ था उसमें 5-6 डिमांड्स रखे गए थे, तो वो कौन से डिमांड थे मैंने कल के लेक्चर में आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था, ठीक है। और व्हाट कैन वी डू टू एंड कम्युनलिज्म, इसका आंसर भी उस पैराग्राफ में दिखा हुआ है। और रीजनलिज्म के बारे में भी यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, उसका भी आंसर उस पैराग्राफ में है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन, दिस इज अक्षय थोड़ा साइनिंग ऑफ।